नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आगर मालवा ज़िले में 2 विधानसभा हैं और 2 विधानसभा का क्या होगा समीकरण, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो आगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मधु गहलोत हैं और कांग्रेस से विपिन वानखेड़े हैं। हालांकि अभी उनकी पार्टी की ओर से अधिकृत घोषणा नहीं हुई, लेकिन लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। और सुशनेर में अभी दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस ज़िले का काफ़ी अनुभव है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या समीकरण होगा। देखिए, आपने सही कहा कि अभी विपिन वानखेड़े का जो है अधिकृत रूप से नाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका टिकट जो है कांग्रेस से तय माना जा रहा है। दूसरी बात है कि भाजपा ने जो है मधु गहलोत को टिकट दिया है। 2013 का चुनाव मधु गहलोत जो है कांग्रेस के मैंडेट पर लड़े थे और उसके बाद जब 2018 में उन्होंने फिर से टिकट की दावेदारी की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं 18 साल से मधु गहलोत भी इसी क्षेत्र में डटे हुए हैं, उनके काफ़ी समर्थक भी हैं और लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना विश्वास जताया। वहीं बात करें विधायक जो है अभी वर्तमान विधायक विपिन वानखेड़े जो है वो भी लंबे समय से यहाँ पर डटे हुए हैं। तो उपचुनाव में उन्होंने भाजपा को शिकस्त दी, एक बड़ी बात थी। 1998 में कांग्रेस जीती थी और उसके बाद 1998 वोट से ही जो है विपिन वानखेड़े 2020 का उपचुनाव जीते। यह कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि थी कि उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है उपचुनाव में भाजपा को शिकस्त दी गई। इस बार जो चुनाव है मधु गहलोत और माना जा रहा है कि विपिन वानखेड़े ही प्रत्याशी होंगे। अगर दोनों के बीच चुनाव होता है तो काफ़ी कांटे की टक्कर उनके बीच में रहेगी। अपने अपने समर्थक हैं, विपिन वानखेड़े की भी मेहनत है और वहीं जो है मधु गहलोत भी अपने क्षेत्र में एक लंबे समय से जुटे हुए हैं। बलोच क्षेत्र की बात करें तो उनका काफ़ी जनसंपर्क उन्होंने वहाँ पर किया है और कहीं ना कहीं जो है कांटे की टक्कर इस बार आपको चुनाव में दिखाई देगी। अगर बात की जाए जब से मधु गहलोत को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, जब से स्थानीय उम्मीदवार उनके मंच पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो चाहे पूर्व विधायक गोपाल परमार जी की बात करें, राजीराम मालवीय की करें, रेखा रत्नाकर की बात करें या अपन बात करें, तो ये अभी कहीं से कहीं इनने पूरी दूरी बना रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मामला है और जो पूर्व विधायक की अपन बात करें तो ये सभी पूर्व विधायक अपनी अपनी दावेदारी इस बार फिर टिकट के लिए पेश कर रहे थे। इन्हें टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से आए हुए एक व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में उसकी नाराजगी होगी या नहीं भी होगी। लेकिन जो है इस तरह मंच पे दिखना या नहीं दिखना है उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, उसको अपन किसी राजनीतिक रूप से चुनना ठीक नहीं होता। हमारे साथ में एक और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जावेद भाई। हम इनसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए तो आगर और सुसनेर के समीकरण, आपने काफ़ी क्षेत्र में आप गए हैं, काफ़ी घूमे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात करें आगर की, सबसे पहला आगर विधानसभा की, तो आगर विधानसभा में क्या है कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ माना जाता है और इस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सिर्फ 4 बारी कांग्रेस इस गढ़ को, इस किले को भेद पाई है। तो 2018 की बात करें तो विपिन वानखेड़े को कांग्रेस ने टिकट दिया था और मनोहर ऊंटवाल को बीजेपी ने टिकट दिया था, तो उसमें जीत मनोहर ऊंटवाल की हुई थी और एक लंबे समय अंतराल के बाद मनोहर ऊंटवाल का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद 2020 में यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में फिर मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज ऊंटवाल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और विपिन वानखेड़े को वापस से रिटर्न कांग्रेस ने टिकट दिया था। तो उसमें विपिन वानखेड़े कांग्रेस से विजयी हुए थे। तो जब सबसे बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को यहाँ पर ये मिलेगा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें 15 महीने की जब सरकार बनी थी तो यहाँ पर क्या है, विपिन वानखेड़े कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, परंतु उसके बाद भी आगर में ज़िले की बात करें तो आगर ज़िले में कर्ज माफ़ी सबसे ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने ये चीज़ कही थी कि हाँ, कर्ज माफ़ी हुई है, हमारी भी इतना कर्ज माफ़ी हुआ है, लेकिन वो कैमरे के सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को उसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। परंतु इसकी बात करें मधु गहलोत
गहलोत की, तो मधु गहलोत 2013 में कांग्रेस से टिकट लाए थे और मनोहर ऊंटवाल के सामने वो चुनाव हारे थे, और 2018 में भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया गया और विपिन वानखेड़े को दिया गया। तो मधु गहलोत ने फिर उससे कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली थी, और अब जब जाके देखा गया तो बीजेपी के प्रत्याशी उनको बनाया गया है 2023 में। तो कहीं ना कहीं एक हिंदू सिंह जी यह भी नज़र आ रहा है कि उनके संपर्क में, मधु गहलोत के संपर्क में कांग्रेस के भी नेता हैं और बीजेपी के भी नेता हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में लंबे समय से थे, 18 सालों से लगभग यहाँ पर आगर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उनके गांव-गांव में उन्होंने प्रतिनिधि बना रखे हैं, युवा वर्ग को जोड़ रखा है। ऐसे ही विपिन वानखेड़े ने भी यहाँ पर जोड़ रखा है। तो मधु गहलोत को फ़ायदा कांग्रेस के द्वारा भी मिल सकता है और बीजेपी के द्वारा भी मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भी देखा जाए तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गुटबाजी भी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को इस चीज़ का नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि मधु गहलोत भी एक प्रबल दावेदार है। तो ये चीज़ें सामने नजर आती हैं। बात की अभी चुनाव में काफ़ी समय है, और अगर बात की जाए तो डैमेज कंट्रोल दोनों पार्टी करेगी, चाहे भाजपा और कांग्रेस में, क्योंकि अभी अगर कांग्रेस भी चाहती है कि मध्य प्रदेश में सरकार का रुझान, ये कहें कि अभी ये क्लियर नहीं है कि किसकी बन रही है, कांटे की टक्कर, यहाँ भी कांटे की टक्कर है, वो अलग है। अब बात की जाए तो कमलनाथ जी की गौशाला आगर जिले में काफ़ी इसको देखिए, आगर जिले में ये बात तो सत्य है कि हमने भी टाइम पर खबरें भी लगाई है और खबरें भी बनाई है कि गौशालाएँ तो बहुत बनी है, लेकिन संचालन नहीं हो पा रहा है। गौशालाएँ स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि गौशाला स्टार्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि गौशाला के लिए फंड नहीं आ रहा है। तो फंड नहीं आ रहा है तो गौशाला में गायों को रखने की जगह नहीं बता रहा है, वहाँ पर रख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको संचालित करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं संचालित नहीं हो रही। इसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि अपनी जिसको गौ माता कहा जाता है, गौ माता सड़कों पर है। किसान परेशान है, क्योंकि उनके खेतों में खड़ी फसलें रहती है, तो के लिए फंड नहीं आ रहा है। तो फंड नहीं आ रहा है तो गौशाला में गायों को रखने की जगह नहीं बता रहा है, वहाँ पर रख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको संचालित करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं संचालित नहीं हो रही। इसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि अपनी जिसको गौ माता कहा जाता है, गौ माता सड़कों पर है। किसान परेशान है, क्योंकि उनके खेतों में खड़ी फसलें रहती है, तो गायें उनके खेतों में घुस जाती है और नुकसान करती है। तो किसान भी गांव से उनको गायों को भगाते हैं और वो शहर में आ जाती है। शहर में आती ही रोडों पर वो अपना बसेरा कर लेती है, क्योंकि वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो उनको क्या है कि रोड पर बसेरा करने के बाद फिर जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो जो गो भक्त हैं वो सामने नज़र आ जाते हैं। पर जब गाय वहाँ पर रोड पर बैठती है, उनके लिए कभी ये नहीं सोचा उन्होंने कि जब गाय बैठी है तो सामने से अगर कोई गाड़ी नाइट में आ रही है तो उनको नज़र नहीं आता। तो उसके लिए उनको रेडियम वगैरह उनके सींग पर लगाना चाहिए। एक साल मुहिम चलाई थी, उनके सींग वगैरह पर लगाया था। तो ये क्या है कि उनके गायों के जो सींग पर है उनको भी रेडियम वगैरह लगाना चाहिए, जिससे दूर से जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं उनको नज़र आ जाए कि नहीं आगे गाय बैठी है। तो इस प्रकार से देखा जाए बाहर के लोग जो आते हैं, मेरे संपर्क में काफ़ी दूर दूर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल है माँ बगलामुखी मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध है तांत्रिक स्थल में। बड़े बड़े नेता अधिकारी वगैरह सब कुछ आते हैं, परंतु उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि आपके क्षेत्र में जो आगर की बात करें, सुसनेर की बात करें, तो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गायें हमें रोड पर ही नज़र आती है। तो उनको निकलने में भी काफ़ी परेशानी आती है। तो ये बात तो है कि कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम करा था कि एक गौशालाएँ जगह जगह हर पंचायत में खोल दी गई थी सबसे ज़्यादा यहाँ पर। वो एशिया का, हिंदू सिंह जी आपको एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य आगर जिले में ही है, जो कि वहाँ पर क्षमता लगभग 6 से 6,500 गायों को रखने की है, परंतु वहाँ पर भी 3 से 4 हज़ार गायें हैं। तो कितनी बार हमने वहाँ पर भी देखा है कि वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, परंतु जो गायों की दुर्दशा है वो सुधर नहीं पा रही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। ज़्यादा बात की जाए आपसे, लंबा समय आपका, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी हमेशा गाय की बात करती थी, गौ माता की बात करती थी, अब बीजेपी के किसी भी नेता से गाय का नाम नहीं निकल रहा है। गाय के मतलब ये कहें कि गाय की सुरक्षा को लेकर, गाय के रख रखाव को लेकर किसी भी नेता का नाम नहीं। देखिए, अब मुद्दा अगर गाय का बनाते हैं तो गाय का मुद्दा पुराना होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हर चीज़ क्या है कि विधानसभा चुनाव हुआ चाहे लोकसभा चुनाव हुआ, तब परिवर्तन होता जाता है। कुछ चीज़ें अलग निकल के आती, कुछ चीज़ें अलग निकल के, पर गौ माता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कहते जरूर पर कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर कर नहीं पा रहा है। तो
तो ये क्या है कि स्थिति काफ़ी गौ माता की दयनीय है। ये इस पे विचार जरूर, चाहे भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, इनको सबको सोचना पड़ेगा कि गौ माता के लिए अपन क्या करें, ये जरूर करना चाहिए। आपसे लास्ट प्रश्न, 2018 में बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया था कि यहाँ से जीतकर जाएगा मंत्री बनेंगे मनोहर ऊंटवाल जी को, और काफ़ी चर्चा का विषय बना था। इस बार कांग्रेस बना रही कि अगर विपिन वानखेड़े चुनाव जीतता है, कांग्रेस सरकार आती है तो मंत्री बनते हैं, क्या कहेंगे? देखो, आगर का दुर्भाग्य कहेंगे अपन, क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि जब देखा जाए तो अब कोशिश यही थी कि अपन बात करेंगे कि मनोहर ऊंटवाल की 2018 में मनोहर ऊंटवाल यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते थे, परंतु केंद्र अपने बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई, और फिर उसके बाद उनका देहांत हो गया मनोहर ऊंटवाल जी का लंबे समय बीमारी के बाद, क्योंकि हम भी उनके संपर्क में थे, काफ़ी अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे। तो उन्होंने जब वो शांत हुए तो यहाँ पर 2020 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में ये आशा लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है, तो यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव विपिन वानखेड़े जीतते हैं तो मंत्री जरूर बनेंगे। तो इधर विपिन वानखेड़े जीते और कांग्रेस की सरकार वहाँ पर गिर गई और बीजेपी के, तो ये यहाँ पर दुर्भाग्य रहा है। 4 लाइन की बात करें, 4 लाइन भी यहाँ से निकलने को मंजूर हुआ था, लेकिन वो किसी राजनीतिक कारण कह सकते हैं अपन कि राजनीतिक कारण ये 4 लाइन भी अपने आगर से चला गया। तो ये दुर्भाग्य है आगर कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती आ रही है। तो संभवतः अभी आगे आज चुनाव की घोषणा हो गई है कि इतनी तारीख को 17 नवंबर को चुनाव मतदान होगा और 3 दिसंबर को होगा, पर कांटे की टक्कर तो देखने को मिलेगी आगर विधानसभा और सुसनेर विधानसभा। ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जावेद भाई और मनीष भाई, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट बताई। हालांकि ये तो अब 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का ताज किसके सिर होगा और आगर और सुसनेर से कौन जीतकर विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, और जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं, कौन वहाँ तक ले जाते हैं। हम आपको हमेशा आगर और सुसनेर के साथ पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव।